नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2 बजे गोवर्धन हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गोवर्धन में सीएम मंदिर के दर्शन और परिक्रमा करेंगे। वात्सल्य ग्राम में आयोजित षष्ठी पूर्ति महोत्सव में होंगे शामिल। आज शाम 5:40 पर गोल्फ कोर्स से गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे और रात को वसुंधरा रिजॉर्ट में विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो शेड्यूल है सीएम धामी का, जो आपके समक्ष रख रहे हैं। शनिवार को सुबह 9 बजे डान घाटी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और 11:40 पे सुबह बगलामुखी पीताम्बरा मंदिर के दर्शन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज शाम 5:40 पे गोल्फ कोर्स से गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। रात को वसुंधरा रिजॉर्ट में विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वात्सल्य ग्राम में षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब एक एंथुरा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। क्या अभी रवाना हो चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी? कब पहुंच रहे मथुरा, क्या जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज मथुरा का दौरा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में अब से कुछ देर बाद वो आगरा के लिए रवाना होंगे और आगरा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मथुरा का दौरा होगा, जहां पर गोवर्धन एयरपोर्ट पर वो उतरेंगे। उसके बाद जो पूजा अर्चना है वहां पर करेंगे। रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मथुरा में ही रहेगा। ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो प्रवास कार्यक्रमों पर हैं, उसमें किस प्रकार से उत्तराखंड के संबंध दूसरे राज्यों से बेहतर बनाए जा सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब वहां पर पहुंचेंगे तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो उत्तराखंड का जो पहला जत्था इस समय राम मंदिर जाने की जो तैयारियां पर जुटा हुआ है, वो किस प्रकार से रहेगा, उनका कार्यक्रम क्या रहेगा, उसको लेकर भी बातचीत उनकी रहेगी। क्योंकि इस बार ये कह सकते हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय जो पहला जत्था जो दर्शन करने के लिए अंदर जाएगा वो उत्तराखंड का होगा। और ऐसे में उन सब चीजों की पूरी तैयारियां किस प्रकार से रहेगी, क्या कुछ उस कार्यक्रम रहेगा, उसको भी बातचीत करेंगे। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर बाद 4 बजे करीब मथुरा के जो गोवर्धन एयरपोर्ट है वहां पर पहुंचेंगे। जी 2 दिवसीय उनका ये दौरा है और आज पहुंचने के बाद क्या कुछ कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने वाले हैं? सुना है कि मंदिर में परिक्रमा भी करेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहीं पर जो मंदिर है, गोवर्धन जो मंदिर है, उसके परिक्रमा भी करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे और राज्य की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए वहां पर प्रार्थना भी करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी किसी राज्य के प्रवास पर होते हैं तो वहां के जो पौराणिक जो मंदिर या जो प्राचीन जो मंदिर होते हैं उनके जरूर दर्शन वहां पर करते हैं। उत्तराखंड राज्य से जो संदेश वहां जाना चाहिए वो देने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर करते हैं। और राज्यों के बीच में किस प्रकार से बेहतर समन्वय बन सके, संबंध किस प्रकार से अच्छे हो सके, उसको लेकर उनकी बातचीत वहां पर रहेगी। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये जो 2 दिवसीय जो उत्तर प्रदेश का दौरा है, ये उत्तराखंड राज्य के लिए काफी मायनों में महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो पर्यटन की जो सुविधा है वो किस प्रकार से और बेहतर की जा सकती है। उत्तराखंड में भी किस प्रकार से पर्यटक स्थलों को और बेहतर यहाँ पर बनाया जा सकता है। जो तीर्थाटन से जुड़े हुए जो पर्यटक स्थल हैं उनको किस प्रकार से वहाँ पर सुविधाओं से आच्छादित किया जा सकता है, उन सब चीजों के भी बातचीत वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कोशिश यही है कि दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बन सके और जो पर्यटन के क्षेत्र में जो नवचार के जो काम यहाँ पर करने हैं, जो बेहतर काम करने हैं, उसमें किस प्रकार से सहयोग लिया जा सकता है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बातचीत करेंगे। दूसरे दिन क्या कुछ अहम रहने जा रहा है सीएम के इस दौरे पर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दूसरे दिन का जो कार्यक्रम होगा वो भी इसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों के साथ शुरू होगा और उसके बाद राजनीतिक परिक्रमा के राजनीतिक जो बैठकें होंगी उस बैठकों पर वहां पर रहेंगे। उस समय बीजेपी के जो कार्यकर्ता वहां पर होगा, उनसे बातचीत तो जरूर करेंगे। पार्टी के जो पदाधिकारी उनसे बातचीत करेंगे और कैसे दोनों राज्यों के बीच में खासतौर पर आगामी चुनावों को लेकर किस प्रकार से और बेहतर काम किया जा सकता है दोनों राज्यों को लेकर, उसको लेकर उनकी बातचीत होगी। साथ ही ये कह सकते हैं कि कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रहेगी कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे भी मुलाकात हो सके और बातचीत हो सके, दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक जो संबंध है और प्रगाढ़ यहाँ पर हो सके, उन सब चीजों को लेकर कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन अभी ये कैसे कहा जा सकता है कि आज का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सिर्फ मथुरा में रहने वाला है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रात्रि विश्राम भी करेंगे। जी
ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, और ऐसे में आपको बता दें कि कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड से जानकारी निकल के सामने आ रही है कि मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। उत्तराखंड में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी की है घने कोहरे की चेतावनी। पहाड़ी क्षेत्र में बारिश बर्फबारी की आशंका भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। तो 30 दिसंबर तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग ने जारी किया है घने कोहरे का अलर्ट। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की आशंका भी मौसम विभाग ने जताई है। तो निचले इलाकों की बात की जाए तो घना कोहरा रह सकता है, इसकी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें, बर्फबारी की आशंका पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम विभाग ने जताई है। बारिश भी हो सकती है। तो मौसम विभाग ने जारी की है घने कोहरे की आशंका। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी की आशंका भी मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। तो मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। 30 दिसंबर तक घने कोहरे की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की आशंका जताई गई है और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी की आशंका भी जताई गई है। तो 30 दिसंबर तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग ने जताई है और न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि निचले इलाकों में भी घना कोहरा हो चुका है। और ऐसे मौसम विभाग का कहना है कि जरूरत ना पड़े तो घरों से बाहर ना निकले। और कई स्कूल हैं जिनकी छुट्टियां कर दी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है। हल्की बारिश की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा लगातार जताई जा रही है, चूँकि दिसंबर लास्ट का महीना है और ऐसे में काफ़ी ठंड पड़ती है। बारिश भी संभावित है कि हो सकती है। अभी कैंथुरा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अभी क्या स्थिति है, किस तरीके का अलर्ट नजर आ रहा है प्रदेश में? जी बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें खासतौर पर मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाए रहने की उम्मीद यहाँ पर जताई गई, जिसको कोहरे को लेकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। आने वाले दिनों में उत्तराखंड का जो मौसम का मिजाज होगा वो बदला हुआ नजर आएगा और साल के अंत में कह सकते हैं कि 30 और 31 दिसंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। यानी जो नए साल पर जो पर्यटक सैलानी यहाँ पर आना चाहते हैं उनका स्वागत उत्तराखंड की जनता के साथ साथ यहाँ का जो मौसम है वो भी करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर जो हिल स्टेशन है तो वो वहां पर बर्फबारी की संभावना जताई गई। तो ऐसे में पर्यटकों के लिए जो मौसम होगा काफी खुशनुमा मौसम यहाँ होगा और वो उत्तराखंड के जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका आनंद भी यहाँ पर उठा सकते हैं। और उसके लिए बाकायदा मौसम विभाग की तरफ से थोड़ी बहुत ये कह सकते हैं कि एडवाइजरी है वो भी यहाँ पर जारी की गई है कि उत्तराखंड सैलानी आना चाहते हैं उन्हें कम से कम अपने या जो एहतियात के तौर पर जो दूसरी चीजें हैं उन्हें अपने साथ यहाँ पर रखोगे ताकि किसी भी प्रकार से उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही कहते हैं कि जो पर्यटक स्थल है या दूसरे जो बड़े स्टेशन है उन पर ट्रैफिक सुदृढ़ रह सके उसके लिए पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ पर तय कर दी गई ताकि नए साल पर किसी भी प्रकार से पर्यटकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान के बाद जो उत्तराखंड पर्यटक आना चाहते हैं वो काफी खुशनुमा मौसम में यहाँ पर आएंगे और उनका प्रकृति और उत्तराखंड दोनों ही स्वागत करता हुआ नजर आएगा। जी
चूंकि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसे में नए साल का अवसर आने वाला है अभी, और ज्यादातर पर्यटन जो है वो घूमने के लिए जाते हैं, नए साल मनाने के लिए जाते हैं, और इस तरह की कोहरा बर्फबारी जो नजर आ रही है प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं प्रशासन के लिए चुनौती इस रूप में भी कही जा सके कि उत्तराखंड छोटा राज्य है। यहाँ के जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो सभी उनकी जो कैपेसिटी है वो इतनी संख्या नहीं कही जा सकती है कि यहाँ पर भारी तादाद में भीड़ आने के लिए पूरा स्वागत या व्यवस्था वहां पर मुयसर कराई जा सके। लेकिन कोशिश प्रशासन की गई है कि जो पर्यटक यहाँ पर आ रहा है उसके लिए जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जैसे जारी की गई है, उस SOP का उनको पालन यहाँ पर करना होगा। अगर वो यहाँ पर किसी पहाड़ी क्षेत्रों में या दूसरी जगह पर आते हैं तो उनके पहले जो होटल की जो बुकिंग है, बुकिंग दिखाना होगा, बताना होगा कि किस जगह वो जा रहे हैं, किस होटल में, तभी उन्हें आगे जाने की अनुमति यहाँ जाएगी। इसके अलावा जो दूसरे जो स्थल है, कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो दूसरे पर्यटक स्थल है वहां पर भी सुरक्षा जो मानकों को पूरा करना जरूरी होगा। एहतियात के तौर पर जो यात्री वहां पर या सैलानी जो वहां पर जा रहे हैं उन्हें उन सुरक्षा के मानकों का पालन करना जरूरी होगा। ऐसे में जो व्यवस्थाओं को स्थिर रखना होगा, यानी किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ ही जो पुलिस के लिए भी एक संदेश दिया गया है कि जो मित्र पुलिस का स्लोगन है उस स्लोगन को इस समय इम्प्लीमेंट यहाँ पर करना होगा, और यदि यात्रियों के किसी भी प्रकार की जो परेशानी ना हो, उनकी जो ये कह सकते हैं कि परेशानियां, उन परेशानियों का हल निकालने की कोशिश यहाँ पर पुलिस प्रशासन को करनी होगी। तो ट्रैफिक के लिए अलग चुनौती पुलिस के सामने रहने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ सभी को इंतजार इस बात का है कि जैसे कि मौसम बदलना शुरू होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू होगी, तो जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे उससे उत्तराखंड राज्य का जो पर्यटन जो होता है और मजबूत होता हुआ नजर आएगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बर्फबारी की आशंका जताई गई है, और ऐसे में आपको बता दें कि काफ़ी बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकती है, निचले इलाकों में कोहरा हो सकता है, और ऐसे में 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में। उत्तराखंड में अभी भी बर्फबारी हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, और बात की जाए निचले इलाकों की तो कोहरा हो रहा है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां भाजपा की तैयारियां जोरों से चल रही है और 5 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज का दावा भाजपा कर रही है। तो वहीं झबरेड़ा से पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल का कहना है कि दलित समाज के लिए केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ पूरी तरीके से दलित समाज को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन पूरा हो रहा है। दलित समाज का हित भारतीय जनता पार्टी में निहित, ये सिद्ध हो चुका है। 2014 में जो नारा रुड़की के अंदर जब मोदी जी आए थे, मैंने दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। आज डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा। कल जब संवाद था मोदी जी का पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड में भी हमने वो देखा कि महिलाएं किस प्रकार स्वावलंबी बनकर के उभर कर आई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा हो रहा है। खबर देहरादून से है, जहां बृहस्पतिवार को डीजीपी अभिनव कुमार द्वारा पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में एसडीआरएफ के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में पुलिस महानिदेशक महोदय ने किसी भी आपदा में रिस्पांस टाइम को सुधारने, दक्षता बढ़ाने आदि विषयों पर दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ रिधिम अग्रवाल ने एसडीआरएफ की जनशक्ति, उपलब्ध उपकरणों, चुनौतियों और भविष्य की कार्य योजना पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रकाश डाला। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बटकला स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में देहरादून में जनवरी माह में आयोजित होने वाले लखपति बनती दीदिया कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि देश में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए धामी सरकार निरंतर कार्य कर रही है, और विभिन्न योजनाओं के साथ ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है।
लखपति बनती दीदिया कार्यक्रम प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर लखपति दीदी बनाने की दिशा में एक प्रयास है। और फूड लाइसेंस पर बनाई जा रही थी मल्टीविटामिन। बता दें, विजिलेंस ने छापा मारकर फैक्ट्री को सील किया है। विजिलेंस और औषधि नियंत्रण ने मारा है छापा। टीम ने फैक्ट्री से मल्टीविटामिन दवाओं को पकड़ा है और सैंपल भी उनके लिए गए हैं। तो देहरादून से खबर है, जहां विजिलेंस ने छापा मारकर फैक्ट्री को सील कर दिया है। विजिलेंस और औषधि नियंत्रण ने मारा है छापा। टीम ने फैक्ट्री में मल्टीविटामिन दवाओं के लिए सैंपल, और बता दें कि फूड लाइसेंस पर बनाई जा रही थी मल्टीविटामिन। और उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश प्रभारी बदले जाने पर प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्हें दुख है कि उनके करीबी देवेंद्र यादव को पार्टी ने प्रभारी पद से हटाया है। तो वहीं उनके अनुसार उन्हें उम्मीद है कि नए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की सख्त कार्यप्रणाली पार्टी में जो अनुशासनहीनता समेत कई चीजें भी उन्हें दूर कर सकेगी। देवेंद्र यादव जी का भी कार्यकाल बहुत अच्छा था और जिस तरीके की तैयारियां विधानसभा चुनाव में देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हुई वह अभूतपूर्व थी। मैं खुद 4 चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन इतना बढ़िया प्रबंधन इनसे पहले के 3 चुनाव में मैंने नहीं देखा। हाँ, शैलजा जी के आने से एक उम्मीद बढ़ी है, क्योंकि सीनियरिटी काफ़ी है। वो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं, दिल्ली में राज्य मंत्री रही हैं केंद्र सरकार में, और कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में। काफ़ी बड़ा कद है, 3 बार की सांसद भी हैं, और उनके आने से निश्चित ही उनका जो अनुभव उसका लाभ भी मिलेगा। कटिमा वन प्रभाग की सीमा से लगे सुरई वन रेंज में बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आनन फानन में शव को कब्जे में लेकर वन विभाग के पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टि की इस बीमारी से बाघ की मौत होने का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल बाघ के सभी अंग सुरक्षित है। फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। समीप जो जंगल है उसमें हमें जो है बाघ जो मेल है टाइगर, और लगभग 10 से 15 साल के बीच का है, थोड़ा एज्ड है, उसकी डेड बॉडी मिली थी। और उसको बाद में लाके जो है एज पर जो हमारा प्रोटोकॉल होता है उस अनुसार जो है उसका पोस्टमार्टम वगैरह जो है उसकी प्रक्रिया गतिमान है अभी। ये सुरई में जो प्रथम दृष्टया जो हमें अभी लगा है, क्योंकि इसके आसपास कुछ ऐसा इसके सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो इंटैक्ट हैं। इसके नाखून, दांत और जो इसकी मतलब पूरा टोटल बॉडी जो है वो इंटैक्ट है, उससे कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। और देहरादून के सिंगली गांव से एक बच्चे को बाघ के उठा ले जाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद रात भर सर्चिंग के बाद बच्चे का शव तड़के जंगल से बरामद हुआ। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिखली गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना प्रकट की। मंत्री गणेश जोशी ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं वन विभाग की तरफ से मुआवजा राशि 1 लाख रुपए पीड़ित परिवारजनों को दिए। साथ ही बताया कि पीड़ित परिवार को 3 लाख की मुआवजा जल्द दिया जाएगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। इसके अलावा 27 दिसंबर से मसूरी में विंटर कार्निवल शुरू हो रहा है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मसूरी जाने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने बताया कि नया साल मनाने के लिए बाहरी प्रदेशों से पर्यटक मसूरी आते हैं।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। चलिए आपको लेकर चलते हैं जहां पे मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। केदारनाथ जी की जय, हमारे सभी देवी देवताओं की जय, व्यास देश गद्दी की जय, हमारी मातृशक्ति की जय। भगवान बद्री विशाल एक प्रांगण में 18वां धार्मिक महासम्मेलन श्री राम कथा के सुंदर आयोजन में हमारे वेद व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य डॉक्टर गीताराम त्रिपाठी जी, पूज्य आचार्य जी, हमारे इस पूरी कथा के और ऐसे 18 महासम्मेलन धार्मिक जिन्होंने आयोजित किए और मैं कहूँ कि एक लंबा कालखंड जिनका सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में लगा है। और मैं तो बहुत छोटा था तब से मैं भाई साहब को देखता रहा हूँ। अनेकों अनेक भारतवर्ष के बड़े बड़े नेताओं के सानिध्य में आपने काम किया है और आज भी लगातार इस प्रकार के आयोजन करके उसका संयोजन करके सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में अपना निरंतर योगदान देने वाले हमारे मेरे बड़े भाई आदरणीय देवेंद्र जुयाल जी, श्री डी.एल. ढोंडियाल जी, यहाँ के इस निगम के पार्षद भाई रवि नेगी जी, श्री विजय जुयाल जी, श्रीमती गायत्री जाड़ा जी, हिमनद महिला संघ की अध्यक्ष श्रीमती टीना जोशी जी, विजय प्रकाश भट्ट जी, मूर्त सिंह रावत जी, भीम सिंह भंडारी जी, सत्या जोशी जी, अर्जुन राणा जी, गीता जी एवं इस आयोजन में सम्मिलित होने वाले हमारे सभी भक्तगण, सभी हिम्मत की हमारी बहनें, सभी आई हुई मातृशक्ति, सभी मेरे उपस्थित नौजवान साथी, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूँ। वीरेंद्र भाई साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतने सुंदर राम कार्य में सहभागी होने का अवसर प्रदान किया। आपने मेरा जोर शोर से इतना स्वागत किया, बड़े आशीर्वाद दिया। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और बड़ा सुंदर अवसर है कि इन्होंने पूरी देश दुनिया के अंदर अध्यात्म के रूप में राम कथा के क्षेत्र में भागवताचार्य गीताराम त्रिपाठी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस सबको ले जाने का काम किया है और हमारे इस कथा के संयोजन का जिन्होंने काम किया, ऐसे धार्मिक आयोजनों का संयोजन का काम करते हैं। अभी देश गद्दी से हमारे व्यास जी गीताराम जी कह रहे थे कि उनको जो है पदासीन करिए, कहीं लगाइए और देखिए प्रभु राम की कृपा होती तो अपने आप ही पदासीन हो जाते हैं। अभी भारत सरकार ने आपको बागवानी बोर्ड का पूरा डायरेक्टर बनाया, तो देश का बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपका भी आभारी हूँ कि आपने मुझे भी बुलाया। हम सब बहुत ही सुंदर आयोजन में यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं और ये जो राम कथा है ये ऐसा दीप कार्य है कि इसमें किसी को बुलाने से भी नहीं होता है। जिस पर भगवान राम की कृपा होती है वही यहाँ तक पहुँच पाता है। और आप सब लोग जितने लोग आए हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो आप निश्चित मानिए कि आप सब पर भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा है। अन्यथा देखिए आप यहीं विनोद नगर पश्चिम में, विनोद नगर उत्तर में, विनोद पूर्व में इतने हजारों लाखों लोग रहते हैं। क्यों ये हजारों ही लोगों को यहाँ सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। तो ये मानिए कि जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनके ऊपर तो सीधे सीधे भगवान राम की कृपा है और भगवान राम का नाम जपना ही अपने आप में बढ़ा दिया। तो दिल्ली से आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। थोड़ी देर में मथुरा के लिए भी रवाना होंगे, तो उनकी तरफ से कहना था कि ये कार्यक्रम आगे भी इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।